हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे से रह रहे होंगे। अच्छा, ये तो मेरा अब डायलॉग हो गया कि अच्छे से रह रहे होंगे। चलो अब पढ़ाई कर रहे हो ना। अब 12th वाले बच्चे सही से पढ़ना शुरू कर दो। हर रोज का कंटिन्यूटी रखो तो अच्छा रहेगा। तब हम धातु कर्म को आगे बढ़ाते हैं। अब हम तो परिचय करवा दिए थे कि धातु कर्म का परिचय क्या है। अब कोई तो वो खाना बनाना सिखा दिया कि ये लगता है। अब हर चीज़ को क्या थोड़ा सा बारीकी से जानोगे, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, तो और अच्छा बनेगा। एक बार खाना बना दिया कि पहले चावल धोए, या सिंपल सा खिचड़ी बना लिए तो क्या चावल दाल इकट्ठा किए, चावल दाल को धोए, सबको मिलाए, उसके बाद मिर्च मसाला नमक डाल देंगे और खिचड़ी बन जाएगा। ये तो मोटा मोटी तौर पे डालेंगे, लेकिन उसके बाद में हर चीज़ में नमक कितना डालेंगे, किस रेशियो में पानी डालेंगे, उसके अब वो सब बारीकी सीखोगे। इसी तरह धातु कर्म का पहले परिचय जान लिए, अब उसका बारीकी सीखते हैं। तो पहला क्या था, अयस्क का संलग्न। कोई भी अयस्क का क्या करेंगे, संलग्न। देखो ये किस चीज का प्रक्रिया है, किसी भी अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला प्रक्रिया ये देखो, ये कॉमन प्रक्रिया है। ये सब चाहे एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो, चाहे लोहा का निष्कर्षण हो, चाहे कॉपर का निष्कर्षण हो, चाहे जिंक का निष्कर्षण हो, सब में पहला स्टेप क्या होगा, अयस्क का संलग्न। अयस्क का संलग्न बोलो, या अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब सिंपल सा बात है। क्या करेंगे, देखो कोई बड़ा सा अयस्क मिल गया है। अयस्क तो पत्थर बड़ा आकार मिलता है खदान में खोदने से, भू प्रपट्टी के नीचे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी तो कहीं गंदगी मिल सकता है, या बीच में कहीं चला गया हो गंदगी। अगर हम पूरा अयस्क को नहीं चूर चूर करेंगे तो गंदगी साफ हो पाएगा। इसलिए क्या करते, इसको क्रशर में डाल के, देखते हो क्या टच के, देखते हो गेहूं को डालते हो महीन कर देता है, उसी तरह बड़ा बड़ा इसको पहले हथौड़ा से तोड़ लिए, उसके बाद क्या किया, क्रशर में डाल दिए। इसको एकदम पाउडर की तरह महीन छोटा छोटा टुकड़ा या चूर्ण में बदल देगा। तो पहला क्या करेंगे, अयस्क का संलग्न करेंगे, मतलब अयस्क को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे। अब देखो, अब टुकड़ा में तोड़ लिया, उसमें बहुत सारा क्या मिलेगा, गंदगी मिलेगा, उसको क्या करेंगे, सफाई। दूसरा, अब हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। सांद्रण का इंग्लिश हो गया कॉन्सेंट्रेशन, अयस्क का इंग्लिश हो गया ऑफ ओर्स। अब देखो इंग्लिश वर्ड इसलिए कभी कभार लिख देते हैं ना, कि बाद में अगर तुम कोई कंपटीशन का तैयारी किए तो कभी कभार उसमें पूछेगा क्या कि 4 वर्ड दे देगा, बोलेगा उसमें आप एक करेक्ट स्पेलिंग पता कीजिए। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, तो आप गेस कर सकते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन का इंग्लिश है, ये करेक्ट वर्ड है, तो क्या करें, आराम से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए आप अब बीच से भी अगर इंग्लिश वर्ड कुछ अगर बीच बीच मिल रहा है तो उसको भी ध्यान में रखिए, आगे के लिए काम आएगा। लेकिन अभी ज़्यादा आपको 12th पे फोकस करना है। तो अयस्क का सांद्रण में 2 प्रक्रिया हो गया, भौतिक विधि, दूसरा हो गया रासायनिक विधि। ये भौतिक विधि में क्या होता है कि मान चलिए कि आपके पास पानी और नमक का घोल है, पानी और नमक का ये क्रॉस वाला नमक है। इसको क्या कि गर्म किए, क्या होगा, पानी नमक नीचे आ जाएगा, पानी जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। अगर फिर जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो हमको पानी मिल जाएगा और नमक पेंदी में बचा रहेगा, उस दोनों को मिलाएंगे तो घोल पुनः बन जाएगा। ये रासायनिक विधि में देखिए क्या होता है, रासायनिक विधि में एक जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ उसको पुनः उस रूप में प्राप्त करना मुश्किल होता है। जैसे दही ले लिए, क्या हुआ, दूध में क्या हुआ, दूध से दही बना, देखिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब एक बार दूध से दही बन गया तो पुनः दही से दूध बनाना मुश्किल है। तो भौतिक विधि में क्या होता है कि अगर भौतिक विधि में अगर भौतिक परिवर्तन हुआ है पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, कि रासायनिक विधि में एक बार अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया तो पुनः उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब भौतिक विधि को अलग पढ़ते हैं, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और रासायनिक विधि को अलग पढ़ें। पहले आज देखते हैं भौतिक विधि में कौन कौन है इंपॉर्टेंट। कि भौतिक विधि में आपको 3 चीज़ पढ़ना है। भौतिक विधि को ये मान लिया, भौतिक विधि में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि, उसका पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक पढ़ेंगे फेन उत्प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विधि में, देखते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व इस चीज का भी आपको नोट्स मिल जाएगा।
देखिए हमको लगता है थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत कर दिए। देखिए अयस्क का जो सांद्रण किया उसको 1 नंबर में से होना होगा, अयस्क का सांद्रण में हो गया। उसके बाद भौतिक विधि ए, रासायनिक विधि बी। अब ए में हम देख रहे हैं, एक क्या देख रहे हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएगा, बस आप अभी बोर्ड पे फोकस कीजिए। गुरुत्व पृथक्करण विधि का इंग्लिश होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं द्रव चालित धोवन विधि, या इसी को और क्या बोलेंगे, लेविगेशन विधि। अगर तीनों में से आपको कोई एक पूछे तो उस सब का आंसर जो अभी बताएंगे एक ही होगा, या तो गुरुत्व पृथक्करण विधि पूछेगा, या द्रव चालित धोवन विधि पूछेगा, या लेविगेशन विधि पूछेगा, तीनों एक ही नाम हुआ। तो देखिए एक ही बच्चा का घर में क्या होता है, घर में मान चलिए कि कलछुल हो गया, बाहर नाम हो गया, डब्बुक हो गया, तो इस तरह होता है ना, सब बच्चा का होता है। तो एग्जाम्पल दिए, ये नहीं अब समझ लेना कि बच्चा का नाम कलछुल डब्बुक होता है, घर का नाम कलछुल, बाहर में क्या उसी कलछुल क्या बोलते हैं, डब्बुक बोलते हैं, या कोई कलछी भी बोल सकता है। इस हिसाब से तीनों एक ही हुआ। तो हम क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि पढ़ते हैं। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है इसको हम समझते हैं। एक फिगर बनाते हैं, फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिगर भी आपको मिल जाएगा। मेरा कुछ बच्चा है मेरे से भी बहुत अच्छा फिगर बनाता है, उसी का क्या किए हैं, नोट्स फिर उसी का लेके डाल दिए। जब बच्चा बना ही लिया तो फिर मेहनत क्यों करना। जब बच्चा मेरे से अच्छा फिगर बना लेता है तो क्या करें, उसी का कॉपी कर लेते हैं, होता है ना। कभी देखिए ये कभी हम सिखाया, आज उसका फिगर हम यूज कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मेरे से उतारा है, लेकिन हमसे हमारे ही फिगर देख के उतारा और हमसे अच्छा क्या किया, फिगर बना लिया। अभी हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, मतलब मिला जुला कह सकते हैं कि ठीक ठाक है क्या। अल्लाह कि हम भी अब फिगर लगता है बनाना क्या सीख गए हैं। अब अभी फिगर उसको समझाएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए। अयस्क प्लस आधात्री आप इस बात को समझिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है। ये तो हमको क्या किया, पहले तो चुन्नी तय कर लिए, सॉरी गिर गया। चुन्नी टेस्ट प्लस आधात्री। अब बात समझिए, पहला विधि में हम क्या किए थे कि ऐस का क्या किया, ऐस को चूर चूर कर दिए थे, मतलब चूर्ण बना दिए थे। अब उस ऐस का हमको सफाई करना, क्योंकि उस ऐस में बहुत सारा गंदगी है। तब ये गुरुत्व पृथक्करण विधि में पहले ये देखते हैं किस ऐस का हम सांदन करेंगे, कि जो अयस्क, जिस अयस्क में क्या होगा, जिस अयस्क में आधात्री क्या हो, अयस्क की अपेक्षा हल्का, अयस्क में जो आधात्री उपस्थित है अगर वो हल्का है तो इस क्या होगा, आधात्री की अपेक्षा भारी, तो उसमें किसका यूज करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि का। और दूसरा क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि में यूज करते हैं ऑक्साइड कार्बोनेट इसका।
हम गुरुत्व पृथक्करण विधि में किस अयस्क का उपयोग करते हैं? सांदन में। जिस अयस्क में उपस्थित आधात्री क्या हो? हल्का हो और अयस्क उसके अपेक्षा भारी हो। और उसके बाद ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क का गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांदन किया जाता है। कि हमको तो अब क्या ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क क्या उसमें आधात्री है, उस आधात्री को हमको क्या करना है? हटाना, मतलब उसको सफाई करना है। हम क्या किए, एक ये इस टाइप का रहेगा इंस्ट्रूमेंट, तो दिख रहे हैं कि ऊपर से मतलब गिराने वाला ये सब टंकी टाइप का है। इधर एक पाइप खुला हुआ है, यहाँ से क्या किए हम जल का धारा दे रहे हैं। ऊपर से क्या गिरा रहे हैं? चूर्णित अयस्क प्लस उसमें आधात्री है, उसको साफ तो हुआ नहीं, उस दोनों को गिरा रहे हैं। यहाँ से पानी तेज धारा आ जाएगा ऊपर से। अब क्या चूर्णित अयस्क प्लस आधात्री नीचे गिर रहा है। हम आधात्री तो हल्का है और चूर्णित अयस्क क्या है? भारी है उसके अपेक्षा। जो अब तेज पानी की धारा मारिएगा तब यहाँ से ये सब गिरेगा, गिर रहा है। जो भारी है वो तो नीचे आ जाएगा। लेकिन जो आधात्री हल्का से खरपतवार हो गया या उससे हल्का हो गया, तो क्या वो तो पानी तेज धारा से बह के धर के आके गिर जाएगा। ये यहाँ पे कौन आएगा? बाहर आएगा, आधात्री बाहर आएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया? सांद्रित अयस्क नीचे आ गया। ये सांद्रित अयस्क आ गया। अब इस बात को देखिए, इतना तक समझ गए होंगे। इस बात को क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग कि धान ओसाते देखे हैं? धान ओसाते मतलब जब धान झाड़ लेते हैं, अब तो शायद बहुत कम होता है, लेकिन तुम लोग देखे होगे 12th में, तो मेरे ख्याल से जरूर देखे होगे। ऐसा थोड़ा कि मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, नहीं हो गया, सिस्टम चेंज हुआ। तो क्या करते देखो धान में, क्योंकि बहुत सारा धान में जो होता है ना, उसमें अंदर में चावल का दाना नहीं रहता है, उसको हटाना, क्योंकि जिसमें चावल का दाना नहीं है वो मेरे लायक नहीं है, काम के लायक नहीं है। और दुनिया का रूल है, जो काम के लायक नहीं है उसको क्या करो? भगा दो। तो क्या करते हैं? धान लेते हैं पूरा है, उसके बाद इससे मतलब गिराते हैं, हवा तेज बह रहा है, तो देखते होगे क्या कि जिस धान ओजन वाला, जो धान खाली नहीं है, इसमें चावल है, वो तुमको ज़्यादा दूर उड़ेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। और हवा बह रहा है तो सही है, नहीं तो क्या किए? पंखा इधर से लगा दिए, अब तुम गिरा रहे हो। जो चावल, जिस धान में चावल है वो नीचे आएगा, जिस धान में चावल है क्या करेगा? उसको पंखा का स्पीड से उड़ा देगा। इसी तरह देखो क्या हुआ। अब जो अयस्क, क्या अयस्क तो मतलब लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क होगा तो लोहा कण तो भारी न होगा, वो क्या करेगा? पानी तेज फौरा है तब भी आ जाएगा, मतलब ढीठ आदमी है, ज़्यादा पावरफुल वजन है तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन जो खरपतवार है, धूल कण है, क्या करेगा? ये पानी का स्पीड इसको बहा के इधर फेंक देगा। तो एक और एग्जांपल समझो, मान चलो क्या कि ये गिट्टी है और गिट्टी के साथ क्या है? खरपतवार, धूल है। अब यहाँ से तुम क्या किए? पानी का तेज फुहारा मारे। अब जो गिट्टी है वो तो वजन के साथ नीचे फटाफट गिरते जाएगा, लेकिन जो धूल कण है, ये पानी तेज धारा क्या करे? इसको इधर से बहा के फेंक देगा। तो क्या मतलब आधात्री अलग गया, मतलब हमको साफ गिट्टी मिल गया। अब साफ गिट्टी की जगह क्या ले लो? चूर्णित अयस्क समझ लो, और आधात्री हल्का। आधात्री का ऊपर से गिरा है, इधर से पानी का तेज फुहारा मारे, क्या चूर्णित अयस्क नीचे भारी होने का नीचे आ गया, जबकि आधात्री हल्का होने के कारण पानी के तेज भाव से बाहर आ गया। तो अब देखो गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम क्या सीखे? गुरुत्व पृथक्करण विधि में पहला बात सीखे क्या कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में वैसे अयस्क का सांदन करेंगे जिसमें उपस्थित आधात्री अयस्क की अपेक्षा हल्का हो। दूसरा क्या, दो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनेगा ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क का सांदन किस विधि से क्या होता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि से। ऑक्साइड अयस्क क्या हो जाएगा? Fe2O3, Al2O3। कार्बोनेट अयस्क क्या हो जाएगा? CaCO3। ये सब क्या हो गया तुम्हारा? कार्बोनेट। जहाँ CO3 आ कार्बोनेट अयस्क आ गया, ऑक्साइड अयस्क जहाँ ऑक्सीजन आ गया वो ऑक्साइड अयस्क हो गया। तो आशा है किस बात को आप समझ गए होगे। एक बात थोड़ा सा
हल्का के बाद सब साथ में क्या करते हैं, विभाज्य करते हैं। चूर्णित अयस्क प्लस आधात्री ऊपर से गिराए, चूर्णित अयस्क क्या होगा, भारी होगा किसके अपेक्षा, आधात्री के। इधर से पानी का तेज धारा मारी तो क्या चूर्णित अयस्क भारी होने का नीचे आ गया, और धूल कण जो था खरपतवार पानी के तेज भाव के कारण बाहर हो गया। इसका हम नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना, नहीं तो लैंग्वेज से बात समझोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, या उसको यही बोल सकते हैं चुंबकीय सांद्रण विधि। अगर जो बच्चा चुंबक से खेले हो बचपन में, वो आराम से चुंबकीय सांद्रण विधि समझ सकता है। अच्छा ये पहले ये बताओ कि चुंबक से कौन चिपकता है, लोहा चिपकता है, बालू गिट्टी कंकर पत्थर ये सब नहीं चिपकता, ठीक। थोड़ा फिगर बनाएंगे इसलिए इसको मिटा रहे हैं। ये चुंबक वाला चक्का हो गया, कौन वाला चक्का हो गया, चुंबक वाला। ये हो गया लोहा वाला चक्का हो गया। जानते हो कुछ बच्चा लोग है जो मेरे से अच्छा फेयर बनाएगा, लेकिन नालायक को कहेंगे कि हमको भी सिखा दो तो बोलेगा कि सर आपको आता है, मतलब आपको आता नहीं, आपको मेरे से अच्छा आता है। ऐसी सब बात बोल बोल के ये सब नालायक हमको अच्छा फेयर बनाना सिखाएगा नहीं। तो जो बन रहा है वही से काम चला लो। ये देखो हो गया मैग्नेटिक रोलर, देखो ये बना होता है चुंबक का, ये बना होता है लोहा का। हमको क्या करना है, अयस्क और आधात्री को अलग अलग करना। अगर अयस्क से आधात्री को हटाएंगे तभी ना अयस्क हमारा साफ होगा, क्योंकि पहला प्रक्रिया की अयस्क का संदलन, उसमें क्या किए, अयस्क को क्रशर की सतह से चूर चूर कर दिए, लेकिन उसके साथ गंदगी तो बहुत सारा आ ही गया, तो उस अयस्क से गंदगी को हटाएंगे, मतलब क्या प्रक्रिया कहलाएगी, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण में आप देख रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर मान चलो क्या कि लोहा का कील बालू में गिर गया है, लोहा का बहुत सारा कील बालू में गिर गया है, तो क्या करोगे, चुंबक लोहा के बालू में ले जाओगे, जो लोहा कील होगा वो आराम से सॉरी चुंबक के साथ चिपक जाएगा, बाकी बात बालू वहीं रह जाएगा। क्या कि लोहा कील को आराम से बालू से हम आराम से निकाल लिए। तो वही बात को यहाँ भी प्रयोग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि से अगर हम अयस्क और गंदगी को हटा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो अयस्क और आधात्री में से सिर्फ कोई एक पदार्थ चुंबकीय होना चाहिए। अगर देखो, अगर दोनों पदार्थ अगर चुंबकीय है, दोनों यहाँ से घूमते हुए, यहाँ ये चुंबक का बना हुआ, ये चुंबक का नहीं बना हुआ, ये वाला चक्की चुंबक का बना हुआ, तो यहाँ पे आएगा तो ये तो दोनों चुंबक से चिपक जाएगा, दोनों एक ही साथ आ जाएगा। अगर मान चलो कि इसमें से कोई भी चुंबक का नहीं है, तो अगर दोनों आके यहाँ से स्पीड से बाहर फेंका जाएगा, तभी दोनों लगने का। इनमें अयस्क और आधात्री में से सिर्फ केवल एक चुंबकीय पदार्थ हो, क्या होगा, एक चुंबक के साथ चिपकते हुए इधर आ जाएगा, एक चुंबक के जो और चुंबकीय पदार्थ होगा वो इधर आ जाएगा। तो देखो हम मेन अभी किसके लोहा कॉपर एल्युमिनियम जिंक गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो लोहा का अयस्क क्या होगा, चुंबक के साथ चिपकेगा, हम मुक्तः किस अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे, लौह अयस्क का। इसमें लौह अयस्क है प्लस आधात्री है। अब ये इसका चूर्ण, अयस्क का चूर्ण गिरा रहे हैं इस पर। अभी तो आटा चक्की की तरह है, इसे फीता लगा होता है, इसे उसका दोनों चक्का घूमते रहता है, उस फीता पे इसको गिरा रहे हैं। फीता प्लास्टिक का है, अभी ये आराम से यहाँ से गिरेगा। आधात्री और अयस्क दोनों साथ में आएगा। अब पता चला अयस्क क्या है,
चुंबकीय गुण का। लोहा वाला अयस्क है, इसलिए क्या करें, ये देखो आराम से यहाँ से चिपकते, फीता के ऊपर भी है तभी चुंबक का प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चा में तुम लोग क्या करते थे, ढक्कन को थोड़ा सा लगाने दो, टेबल पे क्या, टेबल के ऊपर या कपड़ा के ऊपर क्या करते थे, क्या करते थे, नीचे से चुंबक को ले चलते। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ चुंबक देता था वहाँ वहाँ क्या, वो सिक्का भी घूमता था। इसी तरह अगर ये पूरा तुम्हारा चुंबक का बना हुआ, इस पर फीता है, जो चुंबक चिपकने वाला वो ये तो चिपकते हुए तो यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे चुंबक का साथ छूटेगा, क्योंकि फीता तो प्लास्टिक है, तो क्या करेगा, यहाँ से चुंबकीय पदार्थ या जो अयस्क है चुंबक गुण वाला वो यहाँ पे गिरेगा, और अधात्री बालू कंकर पत्थर चुंबक चिपकेगा नहीं, यहीं से यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक बार फिर से समझो, अयस्क और अधात्री को लिए मैग्नेटिक सेपरेटर पे रख दिए, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर। अब यहाँ से अयस्क और अधात्री दोनों साथ साथ आया, अयस्क क्या, चुंबकीय गुण होने के कारण यहाँ से चिपकते हुए इधर आ गया, अब चुंबक का प्रभाव यहाँ तक खत्म होगा तो यहाँ से वो गिरना शुरू कर देगा, जबकि बालू कंकर पत्थर यहीं से गिरना, मतलब इधर से सीधे फेंका जाएगा। देखते हो स्पीड, बस भी स्पीड चलता है, अगर अचानक से रुक जाता है क्या होता है, आदमी आगे फेंका देता है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे इसका तो कोई साथ नहीं मिला, अब यहाँ से क्या हुआ, सीधे ये जो चुंबक से नहीं चिपके वो सीधे इधर बाहर फेंका देगा, जबकि चुंबक चिपकने वाला वो उधर आके गिर जाएगा। ठीक, अयस्क में क्या, अगर अयस्क क्या हो, चुंबकीय पदार्थ, अधात्री और चुंबकीय, या अयस्क क्या होना चाहिए, और चुंबकीय अधात्री चुंबकीय, तब ये काम करेगा। तब सुनो, तो यहाँ पे मान चलो कि इस समय क्या अयस्क ही हमारा चुंबकीय पदार्थ है और अधात्री और चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे दोनों आया साथ साथ, अधात्री क्या, बालू कंकर पत्थर सब इधर फेंका गया, जबकि चुंबकीय वाला अयस्क चिपकते हुए यहाँ पे आ गया। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में मान चलो हम ले लिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe3O4 प्लस के साथ आधात्री है। अब देखो क्या हुआ, पहले तो इसका संधारण करेंगे, इसको चूर्ण बना दिए, ये आधात्री तो हटा नहीं, तो दोनों क्या, आधात्री और चूर्णित इसको मैग्नेटाइट इसको गिराए। अब यहाँ तक तो देखो दोनों साथ आएगा, लेकिन मैग्नेटाइट इसमें आयरन ने क्या करेगा, ये चुंबक से चिपक के यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जो बालू कंकर पत्थर है ये दूर, मतलब वहीं से देखो स्पीड से आ रहा है, इस पर है तो क्या इधर बाहर फेंका जाएगा, इसमें क्या जमा हो गया, तुम्हारा आधात्री जमा हो गया इधर, और जबकि मैग्नेटाइट जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या हुआ, आराम से यहाँ तक, ये मैग्नेट का है तो ये आराम से यहाँ तक चिपक के यहाँ से उसके बाद इधर सेपरेट गिर जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सांद्रित अयस्क। ठीक, तो ऐसा है कि तुम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि समझ गए होगे। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करना है, अगर जो काम करना है वो क्या करो, अच्छे से करो। जब अगर लड़ाई करने के तो क्या, अच्छे से लड़ाई करके, या तो पिट क्या हो नहीं तो पीट क्या हो, लेकिन पूरा दिल से लड़ना है। अगर खाना भी खाए तो मतलब एकदम सही, ये नहीं करना ढंग से खाए, तो पढ़ाई भी किए तो क्या करना है, सही से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना है, जहाँ रहे वो काम जम के करना है। अब देखो, अगर कोई एग्जाम अगर बोर्ड में अगर 2 मार्क्स का पूछता है तो तुम क्या करोगे, तो अगर सिर्फ लिख दोगे, अगर फिगर नहीं बनाओगे, अगर ठीक ठाक लिखोगे तो 2 मार्क्स दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या 1 मार्क्स काट सकता है, 1 मार्क्स देख भी, तो अगर ठीक ठाक लिख दी। अगर तुम फिगर बनाते हो तो तब तो कन्फर्म है कि ये तुमको 2 मार्क्स देगा। उसके साथ साथ ना तुम्हारा इंप्रेशन जमेगा कॉपी चेक करने वाले पे, सोचेगा नहीं अच्छा, मतलब और सब बच्चा तो क्या करता है, मतलब दिखा बच्चा फिगर नहीं बनाता, और तुम फिगर बनाए तुम और बहुत बच्चा से अलग हो गए, जो ही अलग हो गए क्या, तुम्हारा इंप्रेशन जम गया। अब तुम आगे में कहीं अच्छे से नहीं भी लिखे हो तो एक देखो, कोई भी कॉपी चेक करने वाला ये नहीं कि एक लाइन पढ़ता है, बस देख लिया कि मतलब हाँ इतना इतना लिखा हुआ, इतना मार्क्स देना है। अगर तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बन गया, तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम छोड़ो केमिस्ट्री का, बायो फिजिक्स कुछ भी हो, अगर तुम्हारा फिगर बना हुआ तो उस पर इंप्रेशन जमेगा, और इंप्रेशन जम गया तो तुम्हारा जहाँ पे कम भी लिखो वहाँ भी अच्छा मार्क्स देगा, क्या कि बच्चा अच्छा है, क्योंकि ये बच्चा फिगर बना है, तुम्हारा इंप्रेशन ही अच्छा बन जाएगा। देखते हो कभी कभार मतलब अच्छा सा कपड़ा पहन के जाते हो, क्या लोग वाह करते हैं, या अच्छा ये बात सुनो, और शादी में जाते हो, देखते अगर शादी में दूल्हा दुल्हन, वो लोग उस पर सबका क्या क्यों ध्यान रहता है, क्योंकि वो उस समय वो खास है,
वो उसका पहनावा वहनावा ये सब लोग उसी पे फोकस, सब लोग उसी को देख रहे हैं। अगर तुम भी अगर अपने कॉपी में इस तरह दुल्हा दुल्हन रखोगे, फिगर क्या है दुल्हा दुल्हन, ये तुमको लाइट मेट देगा किसके सामने, कॉपी चेक करने वाले के सामने। तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन जमेगा, तुम जहाँ थोड़ा कम भी लिखे हो ना तुम्हारा अच्छा मार्क्स मिलेगा, और तुम्हारा एवरेज स्टूडेंट से सीधे तुम आगे चल जाओगे। और जितना फिगर लिखावट और कॉन्सेप्ट रखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। पहले क्या करना है, सब क्वेश्चन बनाना है, और जहाँ मौका मिले थोड़ा भी फिगर का मौका मिले वहाँ फिगर बना दो। तो सिंपल सा बात है। अगर कहीं पे तुम लिख लो पदार्थ के बारे में, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये पता है पदार्थ की 3 अवस्था है, तो वो 3 अवस्था को बस ऐसे करके लिख दो। अगर फिगर नहीं बना सकते हो तो कौन सा, ठोस, द्रव, गैस, ये चीज़ तुम्हारे कॉपी में उसको दूर से दिख जाएगा, और वो तुम्हारा इंप्रेशन जमेगा। इंप्रेशन जम गया तो भैया आपको मार्क्स अच्छा मिलना ही मिलना है। थैंक यू, उसको देखते रहो, और अभी नोट्स मिला उसको भी नोट कर लेना, और वो जो एक स्टैंडर्ड मॉडल टॉपर मॉडल का लिखवाए वो अगर वो फॉलो करो तो अच्छा है। और लेकिन रटना नहीं है, हम समझा दें उसको, तुम 1 से 2 बार लिखोगे समझोगे, तुमको पूरा लैंग्वेज से लेके तुमको रटना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम टाइम तुम जो तुम्हारा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट कमजोर होगा तुम वो देखना। अभी लेकिन सही से समझ लो तब। एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल को ध्यान में रखो कि उससे तुमको तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। ये नहीं कि आज एग्जाम्पल दिए तो बात समझ गए तो बस थोड़ी, एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी ध्यान रखो, उससे तुम्हारा क्षमता बढ़ेगा, सोचने समझने और बोलने का क्षमता। ठीक, थैंक यू।